लीजिए। शुक्रिया। और सुनाइए, घर के क्या हालचाल है? बड़ी आपा को कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? उन्हें क्या परेशानी होगी, वो तो किचन में एसी लगवा रही हैं फरीदा के लिए। चलो, घर में कुछ तब्दीली तो हो रही है। बड़ी आपा खुश है ना वैसे? हाँ, खुशी है वो। नसरीन, आप बड़ी आपा को मेरी नजरों से देखने की कोशिश कीजिए। तुम्हें मैं बताऊं कि बड़ी आपा जब बहुत छोटी थी ना, तभी बड़ी अम्मी का इंतकाल हो गया था। अबू बड़ी आपा को बहुत प्यार करते थे और उसी प्यार की खातिर उन्होंने बहुत दिनों तक दूसरी शादी नहीं की। अबू जब अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे ना, तब उन्होंने हम सबसे कॉल लिया कि हम बड़ी आपा को अपनी सगी बहन से भी ज्यादा इज्जत देंगे और कभी भी उन्हें सौतेलेपन का एहसास नहीं होने देंगे। फिर एक बार बड़ी आपा के पांव में एक चोट लगी, उनके पांव में दर्द रहने लगा। नसीब आसिफ भाई का बड़प्पन है कि उन्होंने सब कुछ जानते बूझते हुए भी बड़ी आपा से निकाह कर लिया। जब मैं भाई बहनों को लेकर रोजगार के लिए जद्दोजहद कर रहा था ना, तब आसिफ भाई ने हमें अपने घर में पनाह दी थी। मैं उनका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। बड़ी आपा ने बड़ी गुर्बत के दिन देखे हैं। मैं चाहता हूं कि वो हर हाल में खुश रहे, और नसरीन, आप भी उन्हें खुश रखने की कोशिश किया कीजिए। मैं तो बड़ी आपा को खुशी रखने की कोशिश करती हूँ। ये क्या, तुम अभी भी माइग्रेन की गोलियां ले रही हो? हाँ, निम्मी ने कहा है कि एहतियात के तौर पर गोलियां लेते रहना, पर पता नहीं सर का दर्द जाता क्यों नहीं। आप अपना ख्याल रखा कीजिए। नसरीन, सेहत है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है। मैं तो हर वक्त अपनी सेहत का ख्याल रखती हूँ, दवाई वक्त पर लेती हूँ और परहेज भी करती हूँ। एक तरह से देखा जाए तो अच्छा ही हुआ कि बड़ी आपा ने घर संभाल लिया। हाँ, ये जिम्मेदारी अगर आपके ऊपर आ जाती तो आपकी सेहत पर और भी ज्यादा असर हो सकता था। इलाज के लिए निम्मी से मिलती रहना। लेकिन हाँ, मैं निम्मी से तो मिलती ही हूँ, फोन पर भी हमारी बातें होती हैं। सुधीर और निम्मी में आजकल कुछ अनबन सी चल रही है। दादी माँ कह रही है कि मुकुल को पंचगनी से यहाँ बुलवा लो, वो आ जाएगा तो वहां थोड़ी शांति हो जाएगी। आयशा के क्या हाल है? आयशा तो हम सबसे अभी भी नाराज है। उसकी नाराजगी मैं समझता हूं। रफ्ता रफ्ता इंशाल्लाह उसके गम भी दूर हो जाएंगे। अनवर भाई इस केस में बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं। जब तक सलमान बेगुनाह साबित नहीं हो जाता, तब तक आयशा को सब्र का दामन थामे रहना चाहिए। Come on, catch up, Sudhir. Come on. सुधीर, come on. क्या बात है भाई, आज तुम्हारी रफ्तार इतनी कम क्यों है? क्या बताऊं ज़हीर, रात भर मैं सो नहीं पाया। अरे तबीयत खराब थी तो निमी से दवा ले ली होती। अरे तबीयत खराब नहीं थी यार। फिर कल रात निमी ने कुछ उल्टी सीधी बात कही थी मुझे, और गुस्से में आकर मैंने भी उसमें उल्टा सीधा सुना डाला। ओके, बस इसलिए परेशानी, पूरी रात सो नहीं पाया। हमारे घर में भी हालात दिन ब दिन कुछ अजीब से होते चले जा रहे हैं। कोई नई समस्या खड़ी हो गई? नई समस्या क्या, आयशा ने नाराज होकर घर का सारा हिसाब किताब आपा को सौंप दिया। आपा नौकरों से खुश नहीं थी, नौकरों को निकाल दिया। दोनों घरों में रोज कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती। अभी तो दादी ने जिद करना शुरू कर दिया है कि मैं मुकुल को हॉस्टल से निकाल कर इसी शहर किसी स्कूल में उसका एडमिशन करा दूं, ताकि वो उनकी नजरों के सामने रहे। पापा कहती है कि घर में सब कुछ है, घर का चश्मो चिराग नहीं है, अब उन्हें खानदान के वारिस चाहिए। यही तो मुसीबत है, बस सबकी चाहतों को कहाँ तक हम पूरा कर सकते हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि हमारी जिंदगी में इतने स्पीड ब्रेकर्स क्यों आते हैं। शायद दोस्त इसी का नाम जिंदगी है। अरे दूल्हे भाई, आप यहाँ अकेले बैठे, बाकी सब लोग कहाँ हैं? नसरीन राज को लेकर स्कूल गई है, फिरोज अभी तक लौटा नहीं। हाँ। अब रह गई हमारी बेगम, वो आती ही होगी। अच्छा। ज़हीर भाई जी,
आयशा ने इस घर का निजाम आपकी बड़ी आपा को सौंप दिया है। कम से कम आपसे पूछ लिया होता। कोई बात नहीं दूल्हे भाई, बड़ी आपा को ही सौंपा है ना, वो भी तो अपनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी आपा आइए बैठिए। बेगम, आप तो इस घर के निजाम का अल्लाह ही मालिक है। खुदा खैर करे, आप कौन सी नई बात हो गई इस घर में? बेगम, आपके हाथ में इस घर का हिसाब किताब क्यों आ गया है? मैंने नहीं लिया हिसाब किताब अपने हाथों में। अगर छोटी ने मुझे ये जिम्मेदारी दे दी तो क्या मैं इनकार कर देती? लेकिन इससे जहीर मियां का फायदा हो जाएगा। पूछिए कैसे? कैसे? कम खर्चे में आप ज्यादा काम करवाएंगी। हाँ, कम पैसों में ज्यादा काम करवाना एक हुनर होता है और हर औरत को ये हुनर नहीं आता। बड़ी आपा ठीक कह रही है, इन्हें घरेलू मामलात का ज्यादा तजुर्बा है। फरीदा ने अखबार में नए नौकरों के लिए इश्तिहार दे दिया है। मैं नौकरों से पूछताछ करूंगी और जो कम तनख्वाह में ज्यादा काम करेंगे उन्हीं को मैं नौकरी पर लगवाऊंगी। हाँ, चाहे उन्हें काम आता हो या ना आता हो। खुदा खैर करे, मैं इतनी भी कम अकल नहीं हूँ कि ऐसे नौकरों को काम पर लगवाऊंगी जो अपना काम जानते नहीं होंगे। पापा, आपको जो ठीक लगे वो आप कीजिए, आपको इस घर के पूरे इख्तियार हैं। आयशा कहाँ है वैसे? वो अपने कमरे में है, मैं देखती हूँ। अरे छोटी। जी जी बड़ी आपा। तुम यहाँ कमरे में क्या कर रही हो? नीचे नाश्ता लग गया है। नहीं, आप नाश्ता कर लीजिए, मुझे नाश्ता नहीं करना। खुदा खैर करे, आप क्या जिंदगी भर इस कमरे में बैठकर नाश्ता और खाना खाती रहोगी? पता है घर के लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? घर के लोग ये समझते हैं कि मैंने तुमसे घर की जिम्मेदारी ले ली। अब तुम ही बताओ छोटी, मैंने घर की जिम्मेदारी छीन ली या तुमने खुशी खुशी मुझे सौंपी है? बड़ी आपा, मैंने घर की जिम्मेदारी खुशी खुशी आपको सौंपी है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि घर के कामकाज आप मुझसे बेहतर समझ सकती हैं। ऐसा तुम समझती हो छोटी, लेकिन घर वाले ऐसा नहीं समझते। घर वाले मेरे दुख दर्द को भी नहीं समझ सकते। खुदा खैर करे, मैं हूं ना, मैं तुम्हारे दिल के दर्द को खूब समझती हूँ। हाँ, सिर्फ एक सलमान का दर्द नहीं है मुझे, और भी हमें जमाने में एक मोहब्बत के सिवा। खुदा खैर करे, अब किस गम ने तुम्हें घेर लिया है? हाँ, फोन का कट जाना क्या किसी गम से कम है? उस दिन फिरोज भाईजान ने मेरा फोन काट दिया। सेठ भाईजान ने उनसे कहा भी कि आयशा के कमरे का फोन ठीक कर दो, लेकिन नहीं, आज तक उन्होंने मेरा फोन ठीक नहीं किया। मैं तो अपनी सहेलियों से भी बात नहीं कर सकती, अपने कमरे में एक कैदी बनकर रह गई हूँ मैं। खुदा खैर करे, किसने कहा तुमसे इस कमरे में कैदी बनकर रहने को? हाँ, तू चल मेरे साथ, मैं हूं ना। घर में कोई तुमसे बात करे या ना करे, मैं हूं, मैं तुमसे बात करूंगी। तुम्हारे दिल के दर्द को खूब समझती हूँ। और रही टेलीफोन की बात, तो बिल्कुल चिंता मत कर, आज ही मैं टेलीफोन वाले से कह दूंगी, वो आके ये टेलीफोन ठीक कर देगा। अरे अब तो इस घर का निजाम मेरे हाथ में है छोटी। अब तू चलना, जिद मत कर, साथ साथ नाश्ता करेंगे। हाँ, आप चलिए ना, मैं आती हूँ। खुदा खैर करे। क्या सोच रहे हैं आप? कुछ खास नहीं। देखिए, ज्यादा मत सोचिए, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा, हमारी हर मुश्किल आसान हो जाएगी। सोचना तो पड़ेगा शबनम, धीरे धीरे सारे पैसे खत्म होते जा रहे हैं और काफी दिनों से अबू ने भी फोन नहीं किया, पता नहीं कहाँ है। मेरे को समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। एक जरिया था, मगर वो भी खत्म हो गया। कौन सा जरिया? वही सलमान की शादी वाला। सोचा था सलमान ने एक बहुत बड़े घर की लड़की को पसंद किया है, अगर उससे शादी होगी तो काफी सारी दौलत हमारे हाथ लग जाएगी। मगर अब्बू की रुसवाई ने उस रिश्ते को जोड़ने से पहले ही तोड़ दिया और हमारी सारी हसरतें खाक में मिल गई। उसमें अब्बू की कोई खता नहीं है, उन्होंने जो कुछ भी किया वो हमारे लिए और हमारे इस घर की खुशहाली के लिए किया है। वो तो ठीक है, मगर जरा सोचिए ना,
उनके पास इतनी दौलत होने के बावजूद हम लोग ऐसी खस्ता हाल जिंदगी जीने पर मजबूर हैं। लेकिन अबू भी तो मजबूर है शबनम। तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक ये मामला ठंडा नहीं हो जाता। सुनिए, एक रास्ता है। अगर सलमान दूसरी जगह शादी करने के लिए राजी हो जाए तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि हम उसकी शादी ऐसी जगह कर देंगे जहां पे हमें खूब सारा जहेज मिल सके। वो मानने वाला नहीं है शबनम। वो हमेशा यही कहता है कि वो शादी करेगा तो आयशा से, नहीं तो नहीं करेगा। उनका यही जुनून देखकर मैंने उन्हें सलाह दी कि वो आयशा को लेकर कहीं फरार हो जाए। तो उसने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं अब्बू की तरह भगौड़ा नहीं हूं। मैं आयशा से निकाह करके उसे इज्जत के साथ इस घर में ले आना चाहता हूं। हेलो, कौन? अबू, अस्सलाम वालेकुम। अबू कुछ खैरियत नहीं है। अबू, जो पैसे थे वो दिन ब दिन खत्म होते जा रहे हैं और यूं ही आलम रहा तो हम लोग दरबदर हो जाएंगे अबू। हाँ, मैं आप ही के फोन का इंतजार कर रहा था। अच्छा, जी हाँ। अच्छा अबू, कहां मिलेंगे? 143 पर आप मिलेंगे। पैसे भी वहीं मिलेंगे। जी शुक्रिया अबू। ओके अबू, अल्लाह हाफिज अबू, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। क्या कहा अबू ने? अबू ने कहा कि 143 पर पैसे मिल जाएंगे। श्री रामदास बोले, पक्षियों द्वारा कथित इन 9 श्लोकों को जो कोई वर्षा ऋतु में पढ़ेगा या पाठ करेगा, श्री रामचंद्र जी की कृपा से मां प्रणाम। जीते रहोगे, उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अरे पंडित जी आप, नमस्कार। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बिराजिए बिराजिए। सब कुशल मंगल यजमान? हाँ हाँ, सब कुशल मंगल, पर अचानक माँ। हेलो मोबाइल पंडित, क्या? राधे मैया हरे कृष्णा हरे कृष्णा। 3 लड़के और आधा दर्जन लड़की? क्या अर्जेंट में चाहिए? देखो अभी मैं मीटिंग में बिजी हूं, रात को बात करेंगे। हरे कृष्णा। ठीक है पंडित जी, ये आपने अपना नाम मोबाइल पंडित कब से रख लिया? राम राम राम, ये भी कोई नाम है? क्रोधित मत होइए माता जी। वो कहा है ना, हमारा पूरा नाम है मोहनलाल बांकेलाल ईश्वरलाल ललितपुरी। मोहनलाल हमारे दादाश्री का नाम, बांकेलाल हमारे पिताश्री का नाम, हमारा नाम ईश्वरलाल, ललितपुर गांव का नाम। अब इतना लंबा नाम बार बार कौन बोले, इसलिए हमने उनको शॉर्ट कर दिया हूं, मोबाइल। मोहनलाल बांकेलाल ईश्वरलाल ललितपुरी। वो तो बड़ी अच्छी बात है। आप ये बताइए कि आना कैसे हुआ? यजमान, एक से बढ़कर एक फोटो लाया हूं अपनी कुसुम बिटिया के लिए। फोटो के पीछे विस्तार से सब कुछ लिखा है। आप पसंद कीजिए रिश्ता, फिर मैं आगे बात बढ़ाता हूं। पंडित जी, एक बात मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ, हम दहेज में 1 पैसा नहीं देंगे। ये बात आप लड़के वालों को बता दीजिएगा। पहले आप लड़का तो पसंद कीजिए यजमान, लेन देन की बात तो बाद में होती है। बाद में क्यों? वो इसलिए कि आजकल कई लड़के वाले दहेज लेना पसंद नहीं करते हैं। काम होने के बाद मेरी फीस दे दीजिएगा। हाँ आता हूं भाई, आता हूं। ठीक है यजमान, आज्ञा चाहता हूं। जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। डैडी, ये पंडित जी क्यों आए थे? बेटा, ये कुसुम के लिए कुछ रिश्ते लेकर आए थे। अच्छा, बहू, ये फोटो तुम कुसुम को दिखा देना और उसकी पसंद क्या है वो भी जानने की कोशिश करना। माँ, पंडित जी रिश्ते लाए हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम हाँ कर देंगे। अरे जमाना बदल गया है, शादी के पहले हमें कुसुम से भी पूछ लेना चाहिए कि उसकी राय क्या है। अरे वाह, उसे क्या पूछना, रिश्ता तो हम तय करेंगे। हमारे माता पिता ने हमारा ब्याह क्या हमसे पूछकर किया था? दादी माँ, अब जमाना बदल गया है। डैडी ठीक कह रहे हैं। मैं कुसुम से बात करूंगी कि शादी के बारे में उसका क्या ख्याल है।
माँ, तुम समझने की कोशिश करो। जी, मैं जहीर भाईजान को बोल दूंगा। ओके ओके, ऑल राइट। अस्सलाम वालेकुम, क्या मैं बैठ सकता हूँ? वालेकुम अस्सलाम। इजाजत लेकर जूते क्यों मार रहे हैं दुल्हे भाई? ये फॉर्मेलिटीज भी कभी कभी तकलीफ दे साबित होती हैं। आइए आइए, तशरीफ रखिए। फिरोज भैया, मैं एक दरख्वास्त लेकर आया हूँ आपके पास। अच्छा, एक जूते से सब्र नहीं हुआ तो ये दूसरा जूता? सीधे सीधे ऑर्डर क्यों नहीं कर देते? तुम दोनों भाई मिलकर अपनी बड़ी आपा का दिमाग खराब कर रहे हो। प्यार मोहब्बत अच्छी चीज है, लेकिन हद से बाहर कोई भी चीज बुरी हो जाती है। ऐसा क्या कर दिया आपा ने? रोज उनके फजूल खर्चे बढ़ते ही जा रहे हैं। रोज कोई ना कोई शॉपिंग, कोई ना कोई हंगामा। अगर यही हाल रहा तो अल्लाह ही अपना मालिक है। आप घबराते क्यों हैं? इस सिलसिले में हमारी बात हो चुकी है। बरसों बाद तो आपा को अपने दिल की भड़ास निकालने का मौका मिला है। जहीर भाई कह रहे थे कि हर नई चीज खरीदकर वो बच्चों की तरह खुश हो जाती है। और उन्हें खुश देखकर आप लोगों ने होठ सी लिए हैं, है ना? जहीर भाई चाहते हैं कि आपा को किसी भी बात से रोका टोका ना जाए। उन्हें अपने दिल की हर हसरत पूरी कर लेने दीजिए, चाहे मेरी हसरतों का जनाजा क्यों ना निकल जाए। तौबा तौबा, कैसी बातें करते हैं आप? नहीं तो और क्या करूं? शेरनी के मुंह को खून लगा दिया आप दोनों भाइयों ने। आप लोगों को मालूम है इसका अंजाम क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र रहिए। बल्कि मैं तो कहता हूं कि आप उनकी शॉपिंग में शामिल हो जाइए। मैं फरियाद लेकर आया था और तुम मेरी बर्बादी का मशवरा दे रहे। बड़ी आपा की खुशी आपको अच्छी नहीं लगती? खुशी किसे अच्छी नहीं लगती, लेकिन खुशी जो कुदरतन हासिल हो। खुशियां पैसे से नहीं खरीदी जा सकती फिरोजिया। मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन इसी बहाने आपा का जहन इस घर से बाहर भटकता तो रहता है। अरे हाँ, इस तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। अगर ऐसा है तो इस घर के अमन और चैन के लिए इतनी दौलत की कुर्बानी तो दी जा सकती है। खुदा खैर करे, पर्दा ठीक करने में दिन भर गवा दोगी क्या? और वो जब देखो एक ही काम के पीछे लगी रहती हो। एक काम करो, शीशा साफ करो। जी बड़ी आपा, अभी शीशा साफ किए देती हूँ। शीशा रहने दो। ये देखो फर्श कितना गंदा है, पहले पोछा मारो। जी बड़ी आपा, पहले पोछा मार देती हूँ।